मोहित एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास के ऊपर चर्चा करने चल रहे हैं। इसमें हम एक क्लास आपको दे चुके हैं, जिसके तहत हम आपको पढ़ा चुके हैं कुछ बातें जो इतिहास लेखन पद्धतियों से संबंधित था, और इतिहास की व्युत्पत्ति क्या होती है, परिभाषा क्या होती है, ठीक है, इतिहास का अर्थ क्या होता है, ये सारी बातें हम लोग एक वीडियो में कर चुके हैं। ओके, आज के वीडियो में जो हम लोग बात करने चल रहे हैं वो होगा हिंदी साहित्य के इतिहास के स्रोत क्या हैं। ओके, तो स्रोत के विषय में अगर हम पढ़ने की कोशिश करें तो सबसे पहली बात अगर आती है स्रोत के विषय में बात की जाए तो सबसे पहला जो ग्रंथ आता है हमारे सामने उसका नाम होता है 84 वैष्णव की वार्ता। सबसे पहले जो आएगा वो होता है 84 वैष्णव की वार्ता। केवल ग्रंथ याद करना है, उनके रचनाकाल और रचनाकार दोनों को हमको देखना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो ग्रंथ हमारे सामने है वो कौन सा है? 84 वैष्णव की वार्ता। चौरासी वैष्णवों की वार्ता। और एक ग्रंथ है आपका 252 252 वैष्णवन की वार्ता। अगर हम दोनों ग्रंथों के रचनाकार के विषय में देखें तो दोनों के रचनाकार जो होंगे वो गोकुलनाथ कहे जाते हैं। ओके, इनका अगर हम रचना काल देखें, रचना काल, तो इनका रचना काल जो होगा वो विक्रम संवत 1625 होगा। ओके, तो ये था 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता जो कि गोकुलनाथ का है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, नंबर थर्ड की, तो नंबर थर्ड पे आ जाता है भक्तमाल। ये सभी इम्पोर्टेंट हैं, भक्तमाल। ओके, और अगर हम भक्तमाल के रचनाकार की बात करें तो इसके रचनाकार जो होंगे वो होंगे नाभादास। नाभादास। और इसके जो रचनाकाल है, रचनाकाल, वो होगा विक्रम संवत 1642 अर्थात 1642 1642 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट नंबर फोर की अगर हम बात करें तो नंबर फोर पे आएगा मूल गोसाई चरित। मूल गोसाई चरित। और मूल गोसाई चरित के रचनाकार जो हैं वो होंगे वेणी प्रसाद, सॉरी वेणी माधव, वेणी प्रसाद नहीं होता है, वेणी माधव दास हैं, वेणी माधव दास हैं। और जो इसका रचनाकाल होगा, रचनाकाल, ये रचनाकाल होगा विक्रम संवत 1687। ओके, एक आता है नाम भक्त नामावली का। नंबर फाइव की बात करें तो आता है भक्त नामावली। भक्त नामावली। और भक्त नामावली के रचनाकार जो होंगे वो ध्रुवदास हैं, ध्रुवदास। और इनका जो रचना काल है, रचनाकाल, वो विक्रम संवत 1698 है। ओके, विक्रम संवत 1698 है। 116 भक्त कवियों का यहाँ पे संक्षिप्त जीवन परिचय दिया गया है, ठीक है। तो ये रहे भक्तमाल। अगर हम आगे देखते हैं तो इम्पोर्टेंट नाम आता है कवि नामावली का। अगला जो ग्रंथ है वो नंबर 6 पे है, कवि नामावली। और कवि नामावली के जो रचनाकार हैं उनका नाम होगा शुदन। और जो रचना काल होगा वो होगा विक्रम संवत 1810। विक्रम संवत 1810। ओके,
तो ये था कवि नामावली के बारे में। अगला अगर हम देखें कौन सा नंबर था, छठवां। अगला अगर हम देखें तो नंबर 7, नंबर 7। नंबर 7 की बात करें तो नंबर 7 पे हम ले सकते हैं भाषा काव्य संग्रह को, भाषा काव्य संग्रह को ले सकते हैं। ओके, और इसके जो रचनाकार होंगे वो होंगे महेश दत्त। महेश दत्त, ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्ज़ाम में, ठीक है। और अगर हम रचना काल की बात करें, रचना काल की बात करें तो रचना काल क्या हो जाएगा इसका, विक्रम संवत 1932 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नंबर 8 पे आ जाएगा हमारा ग्रंथ जिसका नाम होगा सुक्ति सरोवर। सुक्ति सरोवर। सुक्ति सरोवर के जो रचनाकार होंगे वो होंगे लाला भगवान दीन। ओके, लाला भगवान दीन होते हैं, ठीक है। और जो इसका रचना काल होगा, रचना काल इसको लिखिएगा, विक्रम संवत होता है 1979, 1979। ओके, नेक्स्ट अगर देखें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये ग्रंथ। नंबर 9 पे नाम आता है कबीर एंड द कबीर पंथ। द कबीर पंथ, कबीर एंड द कबीर पंथ। इसके रचनाकार की अगर हम बात करें तो बेसकट हो जाते हैं रचनाकार। और अगर रचना काल की बात करें, रचना काल, तो इसका रचना काल जो होता है वो विक्रम संवत 1964। ओके, विक्रम संवत 1964 हो जाता है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नंबर 10 पे आता है ग्रंथ जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ द सिख रिलीजियन, ठीक है। इसको लिखिए, हिस्ट्री ऑफ द सिख रिलीजन। इसके जो रचनाकार होंगे वो मेकालिफ होते हैं, मेकालिफ। ओके, ये इंपॉर्टेंट भी है। और रचना काल जो होगा, रचना काल वो माना जाता है विक्रम संवत 1965। ओके, तो ये थे आपके कुछ प्रमुख ग्रंथ और उनके रचनाकार तथा रचनाकार के साथ साथ उन ग्रंथों के रचना काल भी। नंबर 11 पे अगर हम देखें, एक और ले लेते हैं। नंबर 11 पे अगर हम बात करें तो आता है इंडियन थिज्म। इंडियन थिज्म। और इंडियन थिज्म के अगर हम रचनाकार की बात करें तो ये होते हैं मैकनिकॉल, मैकनिकॉल। और अगर इनके रचना काल की बात करें, रचना काल की, तो रचना काल इनका क्या हो जाएगा, 1972 हो जाता है। ओके, तो ये था इंडियन थिज्म। और इसी के साथ आपका ये शोध की जो बात हो रही थी इतिहास लेखन के, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले पड़ाव पे। और अगला पड़ाव काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। हेडिंग डालिएगा, हिंदी, हेडिंग होगी आपकी हिंदी में साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। ओके, तो कैसे इतिहास लिखना स्टार्ट हुआ, सबसे पहले कौन सा ग्रंथ लिखा गया हिंदी साहित्य में, और सबसे पहला वो रचनाकार कौन सा था, किस भाषा में पहले इतिहास को लिखना स्टार्ट किया गया, ये सारी बातें हम लोग इस हेडिंग के अंतर्गत देखेंगे। तो हेडिंग डालिएगा, हिंदी साहित्य इतिहास, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। ओके, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। और सबसे पहला जो नाम आता है इसमें वो आता है गारसा द तासी का।
गार्सा द तासी का। ओके, ये कौन थे? ये आप कहते हैं फ्रेंच विद्वान थे, ये आपके फ्रेंच विद्वान थे। ओके, अब अगर हम गार्सा द तासी की बात करें तो हिंदी में सबसे पहला इतिहास ग्रंथ अगर किसी ने लिखने की चेष्टा की तो वो गार्सा द तासी थे। और इन्होंने जिस भाषा में लिखा वो भाषा कौन सी थी? आपकी फ्रेंच थी। ठीक है। बड़ा दुख भी होता है इस चीज़ को लेके कि हिंदी का साहित्य जो लिखा गया, वो हिंदी का इतिहास जो लिखा गया, वो इतिहास लेखन में पहला विद्वान जो आता है वो फ्रेंच का आता है। हिंदी का यहाँ पे किसी विद्वान की अभी तक बात नहीं होती है पहले नंबर पे। गार्सा द तासी की बात करें, फ्रेंच विद्वान है और इसने जो रचना लिखा उस रचना का अगर नाम देखें हम तो रचना का नाम है इस्तवार द लॉ, इस्तवार द लॉ लिटरेच्योर, इस्तवार द लॉ लिटरेच्योर एंदुई ए हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी ऐसे लिखिए, हिंदुस्तानी। ओके, तो इस्तवार द लॉ लिटरेच्योर एंदुई हिंदुस्तानी की बात हो रही है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अगर हम इस्तवार शब्द को देखें तो इस्तवार का यहाँ पे अर्थ किससे लिया जाता है? हिस्ट्री से लिया जाता है। ठीक है, इतिहास से लिया जाता है। क्लियर? लिटरेच्योर मतलब क्या? लिटरेचर, लिटरेचर। ओके, और एंदुई मतलब क्या होता है? हिंदुई। हिंदुई का तात्पर्य किससे है? हिंदुई से है। और हिंदुस्तानी का किससे होता है? हिंदुस्तानी से होता है। ओके, तो अब अगर इसका अर्थ हम देखें, इस पूरे ग्रंथ का अर्थ देखें तो इस ग्रंथ का अर्थ होता है हिंदुस्तानी एवं हिंदुई साहित्य का इतिहास। ओके, हिंदुस्तानी एवं हिंदुई साहित्य का इतिहास, लिटरेचर साहित्य और हिस्ट्री इतिहास से है। ओके, हिंदुस्तानी जो है ये मुसलमानों द्वारा बोली जाने वाली हिंदी है और आपकी जो हिंदुई है वो हिंदुओं द्वारा बोली जाने वाली हिंदी है। ठीक है, दोनों में माइनर डिफरेंस होता है तो उसको आप लोग याद रखिएगा। फिलहाल आपको याद क्या रखना है? हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में सबसे पहला जो नाम आता है वो गार्सा द तासी का आता है, फ्रेंच विद्वान है। इनकी जो रचना है इस्तवार द लॉ लिटरेच्योर एंदुई हिंदुस्तानी है। ठीक है, अर्थ इसका होता है हिंदुस्तानी एवं हिंदुई साहित्य का इतिहास। अगर प्रकाशन की बात करें, इसके प्रकाशन की, ठीक है, प्रकाशन की अगर बात की जाए तो 2 संस्करण इसके निकलते हैं। एक प्रथम संस्करण होता है और एक होता है आपका द्वितीय संस्करण, द्वितीय संस्करण। ओके, प्रथम संस्करण की अगर हम बात करें तो इसको 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, प्रथम संस्करण में एक था प्रथम भाग जिसकी रचना हुई है कब? 1839 ईस्वी में, 1839 ईस्वी में। द्वितीय भाग की अगर हम बात करें, द्वितीय भाग, तो द्वितीय भाग की रचना जो हुई है वो कब हुई है? 1847 ईस्वी में हुई है। ठीक है, द्वितीय संस्करण की बात करें तो इसमें 3 भाग थे। प्रथम भाग जो आया वो कब आया? प्रथम भाग आया आपका 1870 ईस्वी में। ठीक है, द्वितीय भाग जो इसका आया, द्वितीय भाग वो भी कब था? 1870 ईस्वी था। और इसका जो तृतीय भाग आया वो तृतीय भाग कब था? तो तृतीय भाग था 1871 ईस्वी में। ओके, तो इस तरह से आपने देखा पहले ग्रंथ के विषय में और पहले इतिहास लेखक के विषय में। ओके, अगर हम इसके बारे में कुछ अन्य बातें देखें तो यह जो रचना है ये फ्रेंच भाषा में लिखी गई है। हिंदी साहित्य के इतिहास का इसको प्रथम ग्रंथ माना जाता है।
इसमें जो पद्धति है वो वर्णानुक्रम पद्धति होती है। वर्णानुक्रम पद्धति अर्थात वर्ण के अनुसार लिखा गया है। हिंदी के प्रथम कवि के बारे में इसमें कोई विचार नहीं किया गया है। अगर हम इसमें बात करें तो कुल रचनाकार जो होते हैं वो टोटल 738 होते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हिंदी के केवल और केवल रचनाकार 72 थे इसमें। ठीक है, 738 रचनाकारों की बात इसमें की गई है, लेकिन हिंदी के केवल कितने, 72। और ग्रंथ भी किसके ऊपर लिखा जा रहा है, हिंदी साहित्य के ऊपर लिखा जा रहा है, हिंदी के इतिहास के ऊपर लिखा जा रहा है। ओके, अगर हम बात करते हैं इसके अंतर्गत तो गारसाद तासी के इतिहास ग्रंथ का 1953 ईस्वी में डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से हिंदी में इसका अनुवाद भी किया था। ठीक है, जिसमें कुल रचनाकारों को इन्होंने रखा था 358 और हिंदी के जो रचनाकार थे वो 220 इसमें पाए जाते हैं। ओके, तो ये था गारसाद तासी के विषय में कुछ सामान्य जानकारी। अब दूसरे लेखक के विषय में देखते हैं, और दूसरा जो नाम आता है वो होता है ठाकुर शिव सिंह सेंगर का। दूसरा जो नाम होगा वो होगा ठाकुर शिव सिंह सेंगर। ठीक है, इनकी रचना की अगर बात की जाए तो इन्होंने जो रचा उसका नाम था शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज। ओके, ये इनकी रचना है। प्रथम प्रकाशन अगर इसका हम देखें, प्रथम प्रकाशन की बात अगर हम इसका करें तो कब हुआ, 1878 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगर हम द्वितीय प्रकाशन की बात कर लें, इसके द्वितीय प्रकाशन कुछ त्रुटियां रह गई थी। ठीक है, जिसके कारण इसको दोबारा प्रकाशित करना पड़ा, और द्वितीय प्रकाशन वर्ष की बात करें हम तो क्या होता है, 1883 ईस्वी होता है। ओके, प्रकाशक संस्था जो है वो नवल किशोर प्रेस लखनऊ है। तो इतनी जानकारी आपको इसके विषय में रखनी है, ठाकुर शिव सिंह सेंगर के विषय में। अगर कुछ अन्य बातें करें तो हिंदी में रचित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ भी है। ओके, वर्णानुक्रम पद्धति में ये रचित भी है, वर्ण में लिखा ही गया है इसको। कालिदास त्रिवेदी के कालिदास हजारा के आधार पर इसकी रचना की गई है। और अगर हम बात देखें तो इसमें कुल रचनाकार 1003 हैं। ओके, काल विभाजन का कोई इसमें प्रयास तक नहीं किया गया है, और शुक्ल जी ने इसे भी वृत्त संग्रह कहा है। मतलब आपके गारसाद तासी के इस्तवार दलाल तेतुर इंदुई हिंदुस्तानी को भी वृत्त संग्रह कहा है, और आपके शिव सिंह सेंगर के शिव सिंह सरोज को भी क्या कहा है, वृत्त संग्रह कहा है। ओके, तो ये था दूसरा इतिहास ग्रंथ। अगर हम तीसरे की बात करें, तीसरे की, तो तीसरे नंबर पे आता है हमारा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की रचना आती है, और उस रचना का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, इनके रचना का ये नाम है। अगर हम बात करते हैं इसके कुछ अन्य बातों पे, प्रकाशन की बात करें तो 1839 से हो जाएगा। ठीक है, प्रकाशन की अगर हम इसका बात करते हैं प्रकाशन वर्ष का, तो 1889 ईस्वी हो जाता है। ओके, कुछ अन्य बात करें तो ये जो रचना रची गई है वो अंग्रेजी भाषा में है, अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है इसको। ठीक है, कालानुक्रम पद्धति की इसमें भी बात की गई है।
ठीक है, पिछले 2 ग्रंथों में वर्णानुक्रम था, इसमें कालानुक्रम की बात की गई। कुल अगर हम देखें तो 952 रचनाकारों की बात होती है और कालानुक्रम पद्धति में रचित हिंदी का ये प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। इसमें कुल अगर अध्याय की बात करें तो 12 अध्याय होते हैं और हिंदी साहित्य के विकास क्रम को 11 युगों में बांटा गया है। ओके, जैसे चारण काल हो गया, 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण काल हो जाता है, जायसी का प्रेम कविता है, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय है और मुगल दरबार हो जाता है, तुलसीदास हो जाते हैं, रीति काव्य हो जाता है। ऐसे करके कुल 11 युगों में इनको बांटा जाता है। ठीक है, तो ये था आपका जॉर्ज अब्राहम गियर्सन के विषय में, उनकी रचनाओं के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ओके, अब इसके बाद हम लोग सीधे मिलेंगे कल की क्लास में, और कल की क्लास में हम लोग मिस्र बंधु से संबंधित रचना के विषय में चर्चा करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में पुनः, तब तक के लिए धन्यवाद।